जी महोदय। सदन की कार्यवाही आरंभ की जाती है। 2026-27 के आय व्यय पर समान वाद विवाद। डॉक्टर अजय कुमार सिंह। माननीय महोदय, आपका हृदय से आभार। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का भी हृदय से आभार कि उनकी कृपा से मैं आज इस बोलने के लायक हुआ हूं और इस सदन का सदस्य हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय राबड़ी जी का हृदय से आभार, सिद्दीकी साहब का आभार। मैं सदन का भी आभार, सभापति चेयर का आभार मैंने किया तो सदन का ही आभार हो गया सबसे। वित्तीय वर्ष 26-27 अनिल बाबू का नाम ले लीजिए एक बार। सर, सुबह में उनसे सेटिंग हो गई थी कि कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। वित्तीय वर्ष 26-27 के आय व्यय पर मैं बोलने के समान विवाद पर बोलने के लिए खड़ा हूं। बिहार जैसे राज्य में बजटीय प्रावधान करना बड़ा ही मुश्किल होता है। बिहार में की जो चुनौतियां हैं वो बड़ी हैं। बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति, गरीबी जैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। और आज भी बिहार इन समस्याओं से उबरना चाहता है, तो बजटीय प्रावधान इन परिस्थितियों में थोड़ा मुश्किल निश्चित रूप से चुनौती भरा है। बजट राज्य की विकास की रणनीति का आईना होता है और जब हाशिए का समाज अस के नदामत महसूस करता है, उपेक्षित महसूस करता है, तो मान लेना चाहिए कि आपकी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, आपकी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए हाशिए के समाज आपको नजर नहीं आते। भारतीय संविधान की स्थापना के पश्चात आजाद भारत में जब दूसरा बजट प्रस्तुत हो रहा था, जॉन मिथाई साहब ने जब दूसरा बजट प्रस्तुत किया था, उस बजट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, बैलेंस्ड एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव, इन तत्वों का समावेश था। और उम्मीद की गई थी कि राज्य के जो बजट होंगे उसमें भी इन तत्वों का विस्तृत रूप से समावेश होगा। महोदय, बजट का आकार 26-27 में कुल 3,47,589 करोड़ का है, अनुमानित बजट है, जिसमें 96,128 करोड़ वेतन पर खर्च है अनुमानित। यह बजट का 27.65% के बराबर है। पेंशन पर 35,170 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जो 7.3% है। ऋण वापसी पर 22,264 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, यह 6.5% है। कुल बजट का जो आकार है उसमें से 1,79,327 करोड़, यूं कह लें कि 51.6% सिर्फ वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और ऋण वापसी में खर्च होना है। यह आर्थिक रूप से चिंता का विषय है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से पूंजीगत व्यय, जो कि विकासात्मक खर्च हैं, बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, पानी, उद्योग पर निवेश के लिए कम पैसा बचता है। इस साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 63,455 करोड़ हैं, जो कुल बजट का मात्र 18.6% है, यानी 81.4% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और उसमें से 51.6% वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और ऋण वापसी में चला जाएगा। तो महोदय, जब तक मैं पहले भी इस सदन में बजट पर बोलते हुए मैंने कहा था
कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में एक बेहतर सामंजस्य ही बेहतर बजट को दर्शाता है। लेकिन यहाँ उल्टा है महोदय, यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और कैपिटल उसकी तुलना में बहुत कम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे विकास डेवलपमेंट के कमिटमेंट को दर्शाता है, जो कि बिहार के इस बजट में 26-27 के बजट में दिखता नहीं है महोदय। अगर ये दिखता तो बेहतरीन और प्रोग्रेसिव बजट होता महोदय। 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट बिहार की जीएसडीपी का 9.2% था। हर साल के बजट में इसके 3% होने का अनुमान लगाया जाता है, ताकि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के 3% के दायरे में रहे। और हर साल ये आंकड़ा 3% से काफी अधिक होता है। ये चिंता का विषय है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एफआरबीएम एक्ट के तहत हमको जो लोन लेने का अधिकार है सभापति महोदय, तो इस सदन को ये जानने का अधिकार है, केवल कोविड का 1 वर्ष छोड़ दीजिए तो एफआरबीएम एक्ट के तहत जो हम लोन ले रहे हैं, जो सीमा तय है उसको भी कभी भी हमने क्रॉस नहीं किया। 1 वर्ष छोड़ दीजिए तो महोदय, जब हम बोल लेंगे तब माननीय वो हमारे बीच में कभी कभी क्लियर भी होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट हमारा 2.98 है, वो क्लियर कर दीजिए। मैंने 9.28 कर अरे मैंने 24-25 का हुजूर कहा है कि 9.2% है। मैंने इस साल का नहीं कहा है, आपने सुना नहीं है अशोक बाबू। लेकिन मैं अपने आंकड़े में सही हूं, मैंने बड़ी मेहनत की है, इस पे रत जगह किया है। बिहार पर बिहार पर एमके ग्लोबल की हालिया रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाले आंकड़े लेकर आई है। रिपोर्ट की गणना है कि कैश ट्रांसफर, फ्री बीज और चुनाव पूर्व कल्याण वादों से कुल राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें महिलाओं को 10,000 हस्तांतरण भी शामिल है, उस पर 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 41,200 करोड़ रुपए तक यह पहुंच सकता है। राज्य का कुल पूंजीगत व्यय लगभग 65,000 करोड़ का बजट था। अगर मुझे सरल शब्दों में कहना है तो मुफ्त सुविधाओं, नगद हस्तांतरण और चुनावी वादों पर 41,200 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना सही महसूस नहीं होता है। देखिए, माई बहन योजना आप ही लाए, आप लाए तब आप कह रहे हैं कि अब हम लाए, अब मैं सक्सेसफुल हो गए तो कहते हैं कि आप ये योजना ठीक नहीं है। महोदय, मैं सदस्य होने के नाते बजट पे चर्चा कर रहा हूं, यहां पर कोई चुनावी डिबेट नहीं है। बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। मेरी चुनावी बातें पर हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे कि आपने क्या कहा, मैंने क्या बोलिए कहा। बोलिए। महोदय, अर्थशास्त्र में पब्लिक चॉइस थ्योरी एक है। उस थ्योरी के अनुसार अर्थशास्त्री गॉर्डन एंड टुलॉक ने उल्लेख किया है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे खर्च को अगर प्राथमिकता देते हैं तो वह सीधे सीमित समूह को लाभ देते हैं। एस्टैब्लिश थ्योरी है महोदय। उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च देर से परिणाम देता है और इसके सीधे तत्काल लाभ मतदाताओं को नहीं दिखता है, लेकिन इसके बेहतर परिणाम बाद के समय में होते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिए जाने वाले 10,000 रुपए का वितरण उन मतदाताओं को खुश करने की रणनीति के तहत है। इससे बिहार के राजकोषीय घाटे और अर्थव्यवस्था को नुकसान की गारंटी है। नगद ट्रांसफर पूंजी सृजन व्यय के बजाय बड़े पैमाने पर उपभोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका अर्थ है कि तत्काल खर्च करने की क्षमता तो आपने दे दी है, लेकिन सीधे दीर्घकालिक उत्पाद संपत्ति का निर्माण ये नहीं कर सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये एस्टैब्लिश थ्योरी है। महिला विरोधी क्यों रहेंगे?
सभापति महोदय सदन को एक चीज की जानकारी देना चाहते हैं। इनसे जुड़ा हुआ मसला नहीं है, लेकिन एक नेताजी सुप्रीम कोर्ट चले गए इसी पर और कहे कि चुनाव को इनवैलिड करिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तुरंत बैरंग यहां से निकलिए आप बाहर। इस ढंग का कोई याचिका दाखिल किया जाता है इसी महिला रोजगार योजना पर कि चुनावी लाभ के लिए उन्होंने याचिका दाखिल कर दिया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो मैं देख रहा था, कहा बैरंग यहां से निकलिए तुरंत। इस ढंग की याचिका दाखिल की जाती है तो महिला रोजगार योजना पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया। 2026 के बजट में एक और दिलचस्प तथ्य है कि कुल बजट में बिहार अपने आंतरिक स्रोतों यानी राज्य सरकार के राजस्व का केवल 21.63% खर्च ही जुटा पाएगा। यानी 3,47,589 के कुल बजट में 75,202 करोड़ रुपए आंतरिक स्रोतों से और शेष 78.37% के लिए हमें केंद्रीय हस्तांतरण, केंद्रीय सहायक अनुदान, संघीय करों में बिहार का हिस्सा और उधार पर निर्भर रहना पड़ेगा। महोदय, बिहार को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो बिहार के आंतरिक स्रोत कैसे बढ़ेंगे, इसकी चिंता हम सबको मिलकर करनी चाहिए। महोदय, जब तक हम औद्योगिकरण के प्रयासों में तेजी नहीं करेंगे, अपनी कृषि उत्पादकता नहीं बढ़ाएंगे और अपने राज्यों में नौकरियां पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये आंतरिक स्रोत से राजस्व बढ़ेगा नहीं। महोदय, अब मैं इंडस्ट्री की चर्चा करना चाहता हूं। इस बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए बजट आवंटन मात्र 3,337 करोड़ है, जो कुल बजट का मात्र 0.9% है। महोदय, भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में कल कारखानों की संख्या घट रही है। उन परिस्थितियों में औद्योगिकरण जो हमारा कमिटमेंट है होना भी चाहिए, उसमें पूरे बजट का 0.9% का प्रावधान किया जाना मेरे जैसे कम ज्ञानी व्यक्ति को भी दिख रहा है कि ये ठीक नहीं है। आम लोग भी इसको महसूस कर रहे होंगे और जो बिहार सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको भी यह महसूस करना चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन निश्चय ही होना चाहिए और ये बड़ा प्रावधान की इसमें जरूरत है। इथेनॉल फैक्ट्री का देख ही रहे महोदय, जो खुला था वो भी बंद हो गया। किस परिस्थिति में बंद हो गया उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, एक संजय जी हैं, वो कहते हैं मैंने इतना खर्च किया, वो किया, मेरा फैक्ट्री बंद हो रहा है। तो महोदय, फैक्ट्री को बचाने की जरूरत है बिहार में। महोदय, अर्थशास्त्र में कई विकास के मॉडल ये बताते हैं कि इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, संरचनात्मक परिवर्तन के लिए औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर पूंजीगत व्यय की आवश्यकता है और यह रोजगार सृजन, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पलायन को रोकने के लिए हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लुईस माइग्रेशन मॉडल के अनुसार आर्थिक विकास तभी संभव होगा जब श्रम एवं पूंजी को कृषि से उद्योग और विनिर्माण, मतलब इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ स्थानांतरित करने के लिए हम निवेश करेंगे श्रम और पूंजी को। हमारा जो है वो बिहार कृषि बेस्ड है। यहाँ 80% लोग कृषि पर आधारित हैं। कृषक मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, सीमांत किसान हैं। तो जब तक इनकी श्रम और पूंजी को हम इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा यह राज्य प्रगति के पथ पर नहीं जा सकता है। अन्यथा अतिरिक्त बेरोजगार श्रमिक, ये सीधा एस्टैब्लिश्ड फार्मूला है महोदय इकोनॉमिक्स में, अतिरिक्त बेरोजगार श्रमिक दूसरे राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर जाएंगे, जैसा कि बिहार के मामले में देखा जा रहा है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग की असीम संभावना है महोदय। कहते हैं कि 85% मखाना हमारे यहाँ होता है। देश का बिहार का 33% लीची हमारे यहाँ होता है। मक्का उत्पादन में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं, शहद में चौथे स्थान पर हैं, चावल में 5वें स्थान पर हैं, गेहूं में 6ठे स्थान पर हैं।
तो क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बिहार सरकार ध्यान देती है। और अजय जी कह रहे हैं कि हम 5वें नंबर पर आ गए, मक्का में हम दूसरे नंबर पर आ गए, तो ये तो 20 साल में ना हम आए सर। इनके समय में अजय भाई को बता देते हैं कि 26,000 करोड़ का बजट था और 2.30 का विकास दर था और 46% लोग, आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। वहां से नीतीश कुमार ने शुरू किया, चौथी नंबर, तीसरे नंबर, ये सब कृषि रोड मैप 1, 2, 3 का ये परिणाम है कि हमको 5 साल से कृषि क्रमण्य पुरस्कार मिल रहा है, देश का सबसे बड़ा। महोदय 20 साल किसी भी सरकार के लिए बहुत होते हैं महोदय। बिहार मेरी चिंता चलिए का विषय है। बोलिए। सरकार इतिहास को ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, आगे कुछ करने की क्षमता है। अगर विपक्ष के तरफ से कोई बात आ रही है, फूड प्रोसेसिंग की बात आ रही है, तो उसको आत्मसात करने की जरूरत है महोदय। मैं आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं, मैं आईना दिखा रहा हूं कि फूड प्रोसेसिंग में आप लोग आगे बढ़िए, ये बिहार सरकार को करना चाहिए। ये तो मैं नहीं कर रहा हूं कि हमारे सरकार में, आपके सरकार में ये हो रहा है। मैं बजट पे चिंता जाहिर कर रहा हूं महोदय। आजकल इस सरकार में भी बड़ी बात होती है। जब मैं हॉस्पिटल सहरसा में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहा था, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा हो रही थी महोदय। इसमें भी एक थ्योरी है महोदय, और आज इस थ्योरी का जिक्र करना बहुत ही आवश्यक है। ये बिहार के लिए बड़ा चिंता का विषय भी है महोदय। रोसेनस्टीन रेडॉन की बिग पुश थ्योरी कहती है कि निजी निवेश अकेले पर्याप्त नहीं होता है और औद्योगिकरण के लिए सरकार के साथ बड़े और सतत निवेश सरकार को करने पड़ते हैं। तो आप प्राइवेट सेक्टर पर अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो उससे बहुत काम नहीं चलेगा। सरकार को औद्योगिकरण के लिए इस इंडस्ट्री में बजट को बढ़ाना होगा, उसके लिए चिंता करनी होगी। लेकिन जो 0.9% से इस बिहार का औद्योगिकरण कभी संभव नहीं है महोदय। जीएसडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी में भी गिरावट है। 2021-22 में ये 9.6% से गिरकर 2024-25 में 8.7% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिजली, गैस, अन्य उपयोगिता सहित समग्र द्वितीयक औद्योगिक क्षेत्र के विकास दर में भी 2022-23 में 28.2% से गिरकर 24-25 में यह 11.1% रह गई है। ये सब महोदय आंकड़े हैं। अब मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे आता हूं, जो बजट से सीधा जुड़ा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर जब मैं बोलता हूं, तो मैं केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल PLFS डेटा की ओर रुख करता हूं। यह हर तिमाही जारी होती है और हर बार अपने राज्य को सबसे अधिक बेरोजगारी आंकड़ों के साथ सबसे निचले पायदान पर मैं पाता हूं। अन्य सभी बार की तरह इस बार नवीनतम PLFS के अनुसार, यानी जुलाई से सितंबर 2025 में बिहार के युवाओं 15 से 29 वर्ष आयु में 16.1% बेरोजगारी दर है। सरल भाषा में कहें तो हर 6 युवाओं में से एक बेरोजगारी का शिकार है। PLFS के इसी सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में युवाओं के बीच श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 30.9% है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। ये जो अपना भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं हम रज्जगा करके आए हैं, कि हम पूरा रज्जगा किए हैं। अब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को कोट कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, देख लीजिएगा, कि बिहार आउटपेस इंडियाज GDP ग्रोथ, स्टेट इकोनॉमी हिट्स रिकॉर्ड 9.9 लाख करोड़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग सर्जेस। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, 2 दिन पहले का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। मैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पर विश्वास नहीं करता। मैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा दे रहा हूं। आपने सर्वेक्षण बनाया है, आपने रिपोर्ट बनाई है। अखबार के डेटा को मैं क्यों मानूंगा? आर्थिक सर्वेक्षण आप पढ़ लीजिए, बजट पर पढ़ लीजिए। ये आपका डाटा है, ये मेरा डाटा नहीं है महोदय।
स्मॉल सेक्टर्स में हम स्मॉल सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग में 300% आगे बढ़े हैं और ये कहां से लेकर आ रहे हैं? अखबार के डाटा की ऑथेंटिसिटी की गारंटी कोई नहीं दे सकता महोदय, मैं तो नहीं दूंगा। मुझे पता है कि अखबार कैसे प्रकाशित होता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो आपने बनाया है और बजट भाषण की किताबें जो आपने तैयार की है, सरकार ने तैयार की है, मैं उसका डाटा दे रहा हूं महोदय। उसकी ऑथेंटिसिटी है, सरकार की ऑथेंटिसिटी नहीं है क्या? एक अखबार से ज्यादा सरकार की ऑथेंटिसिटी है महोदय। और महोदय जब आपका समय आएगा आप बोलिएगा, इतना टोका टोकी करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, सुनने की हिम्मत रखा जाए। मैं बिहार का जिम्मेदार नागरिक और इस सदन का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते कह रहा हूं, सुनिए, हमको जवाब दीजिएगा महोदय, जवाब दीजिएगा। समाप्त कीजिए अब, महोदय टाइम हो गया। नहीं महोदय, 2-3 मिनट का और है। हाँ, 2-3 मिनट हमको लगता है 5 से 6 मिनट तो इन लोगों ने ले लिया मैक्सिमम जबरदस्ती 15 टोक के महोदय। 15 मिनट महोदय तो मेरा मैक्सिमम ये है, कहना साढ़े- है कि बेरोजगारी का दर ऐसा है और पलायन में ट्रेन भर भर के लोग जाते हैं। सहरसा से जनसाधारण ट्रेन खुलती है और वहां चंडीगढ़ और दिल्ली के शहरों को समृद्ध करती है महोदय। तो मेरा ये कहना है कि कई हेमंत और हामिद पलटकर शहर से वापस नहीं लौटे, कई हेमंत और हामिद पलटकर शहर से वापस नहीं लौटे, कई माओं की उंगलियां आज भी चूल्हे में जलती है। ये सच्चाई है महोदय। बेटा कमाने जाता है, 6 महीने साल भर में आता है, बहू और माँ घर में अकेली रह जाती है। ये पीड़ा है महोदय, ये सबकी पीड़ा है, हम पूरे 13 करोड़ आवाम की पीड़ा है महोदय। हम आजादी के 76 साल 77 साल बाद भी अपने बिहार के युवकों को नौकरी देने में हम सक्षम नहीं हैं। और डेमोग्राफिक डिविडेंड हम क्या लेंगे? इतना बड़ा युवाओं का प्रदेश है और दूसरे प्रदेश को ये समृद्ध कर रहे हैं। हमको तो डेमोग्राफिक डिविडेंड लेनी चाहिए थी, ये हमारे हाथ दूसरे प्रदेश को समृद्ध कर रहे हैं महोदय। ये चिंता का विषय है महोदय। अब मैं रीजनल डिस्पैरिटी की 1-2 पॉइंट महोदय और है। आर्थिक सर्वेक्षण में एक खंड है बिहार के भीतर क्षेत्रीय असमानता की बात मैं करता हूं। इसमें पटना जिले की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,31,332 रुपए है। 1,31,332। अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी जिलों के प्रति व्यक्ति जीडीपी 25,000 रुपए से कम है। ऐसे 6 जिले हैं जिनकी 30,000 से कम है। ये रीजनल डिस्पैरिटी जो है आर्थिक में, मैं सरकार से आग्रह करूंगा, सरकार के लोग भी बैठे हैं, कि इस डिस्पैरिटी को आप कम कीजिए। जो जगह पिछड़ा है, जैसे कोसी का इलाका, सीमांचल का इलाका, शिवहर वाला इलाका, सीतामढ़ी वाला इलाका, इन इलाकों को पटना की तर्ज पर विकास से जोड़िए कि वहां भी उनकी आय बढ़े। महोदय अंतिम पॉइंट है नीति आयोग। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की 3 मुख्य डायमेंशन हैं, जिसमें हेल्थ, पोषण और बाल मृत्यु, शिक्षा, जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। महोदय इन तीनों आयामों में यदि कोई व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित पाया जाता है तो उसे बहुआयामी गरीब माना जाता है। बिहार का MPI के अनुसार 33.76% हेड अकाउंट रेशियो है। इसका मतलब है कि बिहार में हर 100 में से लगभग 34 लोग आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, मतलब मल्टी डायमेंशनली गरीब हैं। क्या यही सबका साथ और जीवन आसान की परिकल्पना बिहार सरकार ने की है? महोदय अंतिम पॉइंट है, स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर द्वारा 2024 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट से पता चला कि शीर्ष 50 में बिहार में 7 शहर हैं, भागलपुर, अररिया, पटना, हाजीपुर, छपरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर। कभी कभी खबरें आती है कि हाजीपुर ने दिल्ली को पछाड़ते हुए 625 AQI दर्ज किए हैं। महोदय पर्यावरण विभाग का बजट आवंटन मात्र 906 करोड़ था पिछले वर्ष, इस बार 1075 करोड़ हुआ है। उसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है वो डेटा मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है।
लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये 1075 करोड़ जो है वो मात्र 0.31% है पूरे बजट आवंटन का। तो महोदय, ऐसी परिस्थिति में हम इस राज्य को जहरीली हवा से कैसे मुक्त करेंगे, ये हमारी चिंता का विषय है और 13 करोड़ आवाम के स्वास्थ्य का सवाल है। ठीक। महोदय, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ बिहार के बजट पर कि सब रख दीजिए, आ जाएगा प्रोसेस। नहीं, बस अंतिम लाइन है, प्रोसीडिंग में। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, चिराग मयस्सर नहीं इस शहर के लिए, इस शहर के लिए। जय हिंद महोदय। ठीक।